नंबर 1 वर्णनात्मक रूप है, और वर्णनात्मक रूप में है कि वर्णनात्मक रूप विज्ञान की शाखा के वाक्य के अंतर्गत पदों और रूपों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसे लड़का, रिजु अर्थात लड़के होता है। त्रियकर्ता अथवा अवस्था में वचनीय रूप लड़के हैं, बहुवचनीय रूप लड़कों से है। जैसे कि लड़का पढ़ता है, लड़के पढ़ते हैं, रिजु अवस्था है। लड़के ने रोटी खाई, लड़कों ने रोटी खाई, यह है त्रियक अवस्था। अब संरचनात्मक रूप विज्ञान में है कि इस प्रकार की शाखा में अंतर्गत वाक्य के अंतर्गत रूपों का संगठनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं और उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे रूप विज्ञान है। और इसी प्रकार से नंबर 3 पर है कि रूपी विज्ञान और रूप विज्ञान के जैसे अध्ययन रचनात्मक रूप विज्ञान कहते हैं, समाविष्टि हो जाता है। और आजकल यह शाखा पर्याप्त उत्कृष्ट है, प्राप्त कर रही। लड़के पढ़ते हैं, वाक्य में लड़के पद रचना संरचना अध्ययनकर्ता प्रस्तुत किया जाता है। लड़के मुक्त पद पर हैं और लड़क का धन आबद्ध धन पद ए अथवा लड़के बराबर प्रतिपादित लड़क धन ए। रिजु अवस्था में बहुवचनीय विभक्ति प्रत्यय है। नंबर 3 पे ऐतिहासिक रूप विज्ञान है। यह अध्ययन बहुत ही ऐतिहासिक व्याकरणिक भाषा है और संरचनात्मक विज्ञान के प्रस्तुत तत्वों में ऐतिहासिक खोज हमारे सामने ऐतिहासिक रूप विज्ञान रखता है। संरचनात्मक रूप विज्ञान में लड़के पद और विश्लेषण करके बता देता है कि इसमें लड़क प्रतिपादक और रिजु अवस्था में है। बहुवचनीय पूरक विभक्ति प्रत्यय है, किंतु ऐतिहासिक रूप विज्ञान और इससे ए मूल विज्ञान विकास का पता चलता है। जैसे है संस्कृत में ए भी हिंदी ए, संस्कृत में ए सर्वे हिंदी में ए। और इसी प्रकार से संरचनात्मक रूप विज्ञान सर्वनाम में मैं गठनात्मक विश्लेषण का प्रयोग बता देता है। और मैं एक तो मैं जो मैं काम करता हूँ या पढ़ता हूँ, और मैं वह घर में है या बाजार में गए हैं, या मौधन ए। और इसी में ऐतिहासिक रूप विज्ञान के मूल और विकास का ऐतिहासिक अध्ययन कर यह बताता है कि संस्कृत मया प्राह मई और हिंदी में मैं का विकास हुआ है। नंबर 4 पर तुलनात्मक रूप विज्ञान है और इसमें 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार के अधिक भाषाओं का रूपों में पदों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें यह बताया जाता है कि खड़ी बोली में रिजु अवस्था है और एक वचनीय रूप में घोड़ा और बहुवचनीय रूप में घोड़े होते हैं, लेकिन ब्रजभाषा में इसके समानांतर घोड़ा ही रहता है और यही स्थिति लड़का और छोरा पदों में है। जैसे रिजु अवस्था होती है ब्रजभाषा में भी रिजु अवस्था है और खड़ी बोली में भी रिजु अवस्था है। तो खड़ी बोली रिजु अवस्था और ब्रजभाषा रिजु अवस्था। नंबर 1 पे है घोड़ा दौड़ा, तो घोड़ा दौड़ियो। नंबर 2 पे है घोड़े दौड़े, घोड़ा दौड़े। नंबर 3 पे है लड़का दौड़ा, छोरा दौड़ियो। नंबर 4 पे है लड़के दौड़े, छोरा दौड़े। संरचनात्मक और ऐतिहासिक रूप विज्ञान में अपने क्षेत्र पर अपनी तुलनाएं प्रस्तुत करता है। नंबर 2 पे है व्याकरणिक कोटियों पे है कि संबंध तत्व के कार्य में व्याकरणिक कोटियों का उद्देश्य भाषा में अभिव्यंजन संबंधी सूक्ष्मता निश्चयात्मक लाना है और इसीलिए विभिन्न उपाय काम में लाए जाते हैं। भाषा में संबंध तत्व जिन भावों और अभिव्यक्ति का कार्य करते हैं, इसमें उपाय में काम में लिए जाते हैं, वह लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, मोड़, इनकी व्याकरणिक कोटियाँ भी कहते हैं। व्याकरणिक कोटियों में विषय में 3 बातें हैं सामने आती हैं। पहली बात है कि प्रत्येक भाषा में शब्दों और रचना पद्धति में भेद होता है। व्याकरणिक कोटियों का एक ढांचा है जो सभी में लागू नहीं होता है। व्याकरणिक में एक होता उदाहरण यह है कि संस्कृत या अंग्रेजी या व्याकरणिक ढांचा चीनी भाषा का आरोपित नहीं किया जा सकता है। तमिल या व्याकरणिक ढांचा हिंदी भाषा पर आरोपित नहीं कर सकते हैं। भाषा के आंतरिक गठन इसमें व्याकरणिक ढांचे से सिद्ध होती है। अब नंबर 2 पे है कि प्रत्येक भाषा में व्याकरणिक कोटियाँ काल और सापेक्ष क्रमानुसार इन कोटियों में परिवर्तन होता है। जैसे संस्कृत में 3 लिंग और 3 वचन है, हिंदी में प्राकृत पुरुष से हिंदी में 2 लिंग ही 2 वचन है, हिंदी में 2 प्रायः बहुवचन का प्रयोग होता है और एक ही वचन में समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से एंग्ला सेक्शन में अंग्रेजी से विकसित हुई है। नंबर 3 पे है व्याकरणिक कोटियों का निर्माण वर्गीकरण भाषिक गठन में आधार पर होता है और इसके आधार पर विवेचन और विश्लेषण होता है, नए शब्दों में निर्माण भी होता है इसका। इसी प्रकार से लिंग है। अब लिंग में है कि लिंग शब्द का जो अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात किसी चीज़ को पहचाना जाए, इसमें लिंग होता है। जैसे लिंग ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक या लौकिक और व्याकरणिक। तो प्राकृतिक लिंग के उदाहरण में है जैसे पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, बैल और गाय। अब व्याकरणिक लिंग में है प्राकृतिक लिंग के अनुसरण का अनिवार्य रूप से नहीं करते हैं और इसमें है कि ग्रंथ, पुस्तक, कान, नाक, पेट, पीठ आदि व्याकरणिक लिंग के उदाहरण हैं। अर्थ की दृष्टि से अगर ग्रंथ और पुस्तक में कोई अंतर नहीं है तो इसमें देखा जाता है अर्थ की दृष्टि से, तो पुस्तक जो है
वह स्त्रीलिंग है। और इसी पे व्याकरणिक लिंग अगर हम देखते हैं तो भाषा की शुद्धता की दृष्टि से व्याकरणिक लिंग को हम महत्व दिया जाता है कि प्राकृतिक लिंग को नहीं देते हैं। सामान्यतः 3 लिंग होते हैं संस्कृत, जर्मन आदि भाषाओं में। इनके नाम भी इस प्रकार हैं कि पुल्लिंग नंबर 1 पे पुल्लिंग हो गया, नंबर 2 पे स्त्रीलिंग और नंबर 3 पे नपुंसक लिंग। बेजान चीज़ों को नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही लिंग हैं, अतः लिंग संबंधी धारणा का कोई भी ऐसा तर्क आधार इसमें नहीं होता है। अब जिस प्रकार से हमने लिंग के बारे में बताया तो इसी प्रकार से हम लोग भाषा में प्रायः काल्पनिक लिंग है और इसलिए लिंग के संबंध में अव्यवस्था है। और संस्कृत में दारा स्त्रीलिंग होते हुए भी पुल्लिंग है। कलत्र लिंग स्त्री है लेकिन ये नपुंसक शब्द है यह। और हिंदी भाषा में मक्खी, चींटी, चिड़िया, लोमड़ी, छिपकली आदि ये सब स्त्रीलिंग है। यद्यपि इनमें नर और मादा, और एक जर्मन भाषा में सूर्य स्त्रीलिंग और चंद्रमा पुल्लिंग है। फ्रेंच भाषा में सूर्य जो है पुल्लिंग है और चंद्रमा स्त्रीलिंग है। रूसी भाषा में सूर्यवाचक शब्द सैंतोन से नपुंसक है और चंद्रमावाचक लूना शब्द पुल्लिंग है। इसलिए प्राकृतिक लिंग में व्याकरणिक लिंग का संबंध भी बहुत कम है। और अगर हम लिंग में प्रत्यय को जोड़ लेते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं लिंग भाव में। एक तो प्रत्यय जोड़कर होता है, दूसरा स्वतंत्र शब्द लगाकर। जैसे है कि संस्कृत में बालक से बालिका, सुंदर से सुंदरी और गौर से गौरी, पेय से पेशी आदि यह सब एक प्रकार के प्रत्यय लगाए हुए शब्द हैं। और दूसरे है कि स्वतंत्र लगाकर, जैसे अंग्रेजी में हमने पुल्लिंग के लिए ही लगाया और स्त्रीलिंग के लिए सी, तो ऐसे ही गॉट और सी गॉट। इसी प्रकार से मैन वुमेन हो गया मैन का, और मेट आदि शब्द जोड़कर हमने स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बनाए जाते हैं। जैसे है वॉशमैन, वॉशरमैन और वॉशरवुमेन, तो यह है धोबी और धोबिन। मेड सर्वेंट, तो यहाँ नौकरानी से मतलब है। अब है वचन। लिंग की तुलना में अगर हम वचन की बात करें तो वचन अधिक व्यवहारिक वास्तविक भी है और लिंग और अकाल्पनिक, और किंतु वचन का आधार सांख्य व तार्किक है। संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। तो पहला है एक वचन, फिर है द्विवचन और तीसरा बहुवचन। पाली प्राकृत अपभ्रंश में हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। वचन का ध्यान अगर ध्यान में रखें तो वचन का ध्यान प्रायः संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया में रखा जाता है। पर संस्कृत में, हिंदी और कुछ भाषाओं में निश्चय रूप से विश्लेषण करने पर होता है कि वचन का ध्यान रखा जाता है। कि जैसे संस्कृत में एक वचन में सुंदर बालक, द्विवचन में सुंदरो बालक और बहुवचन में सुंदरा बालका। हिंदी में ए और ओ बहुवचन सूचक प्रत्यय हैं। संबंध तत्व हैं जैसे लड़का से लड़के, लड़की से लड़कियाँ। यह भाषा माला से मालाएं हैं। ऋजु से अवस्था में रूप बनाते हुए तिर्यक अवस्था में लड़के, लड़कों, लड़कियाँ आदि माला से मालाओं का रूप बनते हैं। और अतः हिंदी में ए और ओ और अ ए प्रत्यय सूचक प्रत्यय हैं। संस्कृत में कुछ शब्दों का प्रयोग अगर हम देखें तो केवल द्विवचन में होता है, जैसे दंपति, पति पत्नी, पितरों, माता पिता। इसी प्रकार से संस्कृत में कुछ शब्द बहुवचन में ही आते हैं, जैसे दारा पत्नी और प्राणा, वर्षा वर्षा, सुमना फूल से मतलब है। इसमें पुरुष और कारक और क्रिया भी है, जिसका जिक्र मैं अभी आगे बताऊंगी। काल अगले अध्याय में होगा।